है 1 वीक तक हम लोग कर्व ट्रेसिंग ग्राफ पे काम करेंगे। 2 पार्ट होता है। देखो जिन बच्चों को 11th में कर्व सिखाए जाते हैं ना, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं, यानी कर्व को शिफ्ट करना, इधर अपवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट राइट शिफ्ट कर देना, ठीक है। उसमें मेकिंग नहीं सिखाते, ट्रेसिंग नहीं सिखाते कि कर्व कैसे प्लॉट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग इसका बेसिक चैप्टर लेते हैं फंक्शन। ये बहुत लेंथी है, इसके लिए जो है ना आपको देखो कैलकुलस है ना, इसके नाम पे ही है ना, इस पे जाए। ये कैलकुलस का मतलब इसमें 2 चीज आपको करनी है, इसमें थ्योरी पार्ट कुछ भी नहीं होता। एक तो नंबर ऑफ कैलकुलेशन का, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने, जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन कर सके ना उतना ज्यादा ये क्या है स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वाला ये सब्जेक्ट है, पूरा पार्ट जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड वन, इसमें लर्न करने का भी बहुत ज्यादा है। 3 चीजें आपको लर्न करनी है इनिशियल लेवल पे। फर्स्ट वन इज द डोमेन एक्स का वैल्यू, सेकंड उसका रेंज यानी आउटपुट वाई का वैल्यू, और थर्ड ग्राफ। तीनों पार्ट आपको स्टार्टिंग लेवल पे लर्न करना है और धीरे धीरे आप ये जानते जाएंगे कि ये किस तरह से डिराइव हो रहे हैं, कहां से निकल के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ये, ठीक है। ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ अपवर्ड जा रहा है तो कैसे जा रहा है, डाउन हो रहा है तो डाउन क्यों जा रहा है ना। किस तरह की शेप है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे ले रहा है ना। बहुत सारी टर्म्स ऐसी आ जाएंगी जो आप पहली बार सुन रहे हैं, तो उन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है। कई बार आपको बोरियत भी फील होने लगेगी कि इतना कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन सीखने का जो है, कैलकुलेशन को कमांडेबल बनाना है आपको। डेफिनेशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है आप लिखते जाएं, फिर हम लोग क्या कवर करेंगे, रैशनल इनइक्वालिटी कवर करेंगे। एक एक इनइक्वालिटी पे काम करेंगे। 8 से 9 इनइक्वालिटीज होती हैं। जब तक आप इनइक्वालिटीज को कमांडेबल यानी जबरदस्त नहीं बनाते हो ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। डोमेन वाला पार्ट तो बच्चा जैसे तैसे कवर कर लेता है, जैसे, लेकिन जैसे ही हम रेंज में एंटर, यानी आप ऑब्वियस देख लो, दिस इज द नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर, कि इनपुट विनपुट तो डल जाता है सबसे, आउटपुट का किसी का कोई ठिकाना नहीं। तो रेंज क्या है, आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। रैशनल यानी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के बाद हम लोग मॉड पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल प्लस लॉग पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इसके बाद इरेशनल भी लेते हैं हम लोग, इरेशनल इनइक्वालिटी आती है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर आता है एफपीएफ यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फिर हम लेते हैं सिग्नम। कितनी इनइक्वालिटीज हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से ये पढ़ते हैं ना हम लोग FOM1 और FOM2 में, ये सारा की सारा इन इनइक्वालिटीज पे काम करेंगे। अब इस इनइक्वालिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक तो होता है इसका डोमेन, एक होता है इसका रेंज, और थर्ड वन होता है ग्राफ। इस ग्राफ की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप समझिए। कैलकुलेशन कई बार इतनी लेंथी हो जाती है कि हमें टाइम बचाने के लिए इस ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकंड वन, हम कितना रटेंगे, कितना लर्न करेंगे, हमारा एक लिमिटेशन है, इसलिए हम ग्राफ की हेल्प लेंगे। जो हमारा ब्रेन होता है वो इमेजेस को ज्यादा सेंस करता है, पिक्चर्स को ज्यादा सेंस करता है बजाय डेटा का। यानी किसी आदमी को अगर आपने आज से 5-10 साल पहले देखा होगा तो उसका नाम वाम सब भूल गए होंगे आप, लेकिन किसी को देख करके ये लगता है देखा हुआ जरूर लग रहा है ना। नहीं, कई बार आप नहीं कहते कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, नाम वाम कुछ याद नहीं आ रहा। तो जो उसकी इमेज होती है ना, वो हमारा ब्रेन ज्यादा सेंस करता है, इसलिए हम इस ग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो जब भी कोई भी फंक्शन मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैं उसका ग्राफ भी बनाऊंगी विद डोमेन, और रेंज भी उसके ऊपर लिखा जाएगा। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। यदि ये चीजें आपको ना याद नहीं रहती है ना, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, ये सारा जो चैप्टर है ना आपको कम समझ में आने लगेगा, क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ये जितने पहले हम क्या करेंगे, एक एक चीज को सेपरेटली पढ़ेंगे, और उसके बाद फंक्शन में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 तरह के ये लोग क्या लगा देते हैं, पूरा लगा देते हैं। इसमें एक और चीज आती है, वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये हर जगह आता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया वगैरह सब में। और इस पे कमांड आपका तभी बनेगा जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आएगी। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है वो जो है साइड बाय साइड कंपाउंड एंगल्स जो है उसका रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले आप समझिए, ये पूरी जो दुनिया है वो मैटर से बनी हुई है। कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, अणु और परमाणुओं से, है ना, एटम से बने हुए। तो हमने क्या इन एटम्स को मिलाकर के बहुत सारा जो है एक कितने सारी मिसाइल्स बना दिए, इंस्ट्रूमेंट बना दिए, एपरेटस बना दिए, बड़ी बड़ी लैब्स खोल लिए हमने। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका कोई फंक्शन है।
किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फंक्शन करने के लिए आपको उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनपुट, एंड दिस इनपुट इज कॉल्ड द एक्स। और इस एक्स को मैथ्स की लैंग्वेज में, पर्टिकुलरली हम लोग जो है इसको कैलकुलस की लैंग्वेज में बोलते हैं डोमेन। यही एक्स जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्सिसा कहलाता है भाई, सिंपल भाषा में इसको इनपुट बोलते हैं भाई। डोमेन जो है वो कहां देखा जाएगा, ग्राफिकली ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर देखा जाएगा ये। एंड डोमेन जो होता है ना ये कैलकुलेटेड किया जाता है फ्रॉम ओरिजिनल क्वेश्चन। ये जैसा कि जैसा विच इज एक्चुअली प्रिंटेड ऑन द पेपर, जैसा कि जैसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिया हुआ है या आपकी शीट में छपा हुआ है, एग्जैक्टली उसी से आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, डोमेन। कैलकुलेशन करने के बाद कोई भी एक्स निकाला नहीं जाएगा, है ना। ये जो डोमेन होता है ना, नॉट आफ्टर, छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। मतलब आप देखो 1 वीक 2 वीक के लिए आपको बहुत ज्यादा इस पे टाइम देना पड़ेगा। नॉट आफ्टर कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद, यानी कैलकुलेशन के बाद, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद, आपको उसका डोमेन नहीं निकालना है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई फैक्टर कटता है तो काटना नहीं है, स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, स्क्वायर नहीं लेना है ना, कुछ भी नहीं लेना। लॉग की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है आपको, किसी तरह का कोई भी काम नहीं करना है। यानी जैसा वो प्रिंटेड है ना, एक्चुअली जैसा ओरिजिनल फॉर्मेट है, जैसे आपको कोई किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं उसको क्रॉस चेक कहाँ करते हैं आप, बिटवीन द स्टेप्स में नहीं करते ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्रॉस चेक करते हैं ना, वैसे ही ओरिजिनल फॉर्मेट से निकलना है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पे डोमेन डाला जाए। इसको फंक्शन करने के बाद ये एफ यानी क्या होता है, इसको ऑपरेट करने के बाद इट गिव्स यू सम आउटपुट विच इज कॉल्ड द वाई, और इसको बोलते हैं रेंज। और ये रेंज कहां प्लॉटेड किया जाता है, ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर है। आउटपुट देने के बाद ये आपको y कितना देगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। यानी यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, ये x वेरी कर रहा है, और x के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, y। इसका मतलब ये जो x है ना, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और जैसा आप इनपुट देते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है फंक्शन करने के बाद आपको जो y प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो आप dy by dx लिखते हैं ना, दिस dy by dx इज द रेट ऑफ चेंज इन द आउटपुट, यानी चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये छोटी छोटी चीजें आप समझें, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो देखिए वो ऐसे लिखा जाएगा, फंक्शन और फिर लिखा जाएगा a to b। अब सुनो, ये कहां से स्टार्टिंग होती है, इसका जो ओरिजिन है वो कहां से स्टार्ट होता है, सेट पढ़ाते हैं 11th क्लास में। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं पर्टिकुलरली जो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, है ना, उनके जो कलेक्शन होता है। एंड सेट्स रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, आइदर इन द रोस्टर फॉर्म और द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये थोड़ा सेट में नहीं जाएंगे हम, 2 तरीके से। अब सेट्स के बाद हम किस में आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम किस में आते हैं, रिलेशन में। और रिलेशन का ही स्पेशल केस हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये फंक्शन। रिलेशन में 2 केस पढ़ते हैं, वन इज द बाइनरी ऑपरेशन जो कि 12th बोर्ड का एक टॉपिक होता है, हम वो बाद में पढ़ाएंगे। और दूसरा जो है ये फंक्शन। रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, फंक्शन को स्मॉल लेटर से। यहाँ जो ये लिखा जाता है ए, ये कहलाता है, ये 2 सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट, ये होता है डोमेन। इस ए को क्या बोलते हैं हम, डोमेन। और ये जो बी होता है ना, इसको हम बोलते हैं को डोमेन। यानी को डोमेन इज द सुपर सेट, ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेंज। यानी रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। यानी को डोमेन इस रेंज का क्या होता है, सुपर सेट। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब वो -∞ से +∞ नहीं है, आर का मतलब क्या है, रेंज। रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू बी। बी कौन है, को डोमेन। जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं वो किसके अंदर आएगी, यहाँ पे। इसको को डोमेन पढ़ेंगे, रेंज नहीं। और ये क्या कहलाता है, डोमेन। ये किसकी वैल्यूज होती है, y की वैल्यूज। जो भी आप y लेंगे वो यहां से लेंगे, और जो भी आपको x है वो यहां से, डोमेन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखें, चलें इतना नोट कर लें, फिर आपको लिखाते हैं। कि भैया इसका नेचर क्या है।
लिखें, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन is a special case of relation defined from non-empty set A. Non-empty मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, फाई नहीं, नल एलिमेंट नहीं. Defined from non-empty set A to the non-empty set B. Defined from non-empty set A to the non-empty set B in such a way that each and every element in such a way that each and every element of the set A, each and every element of set A should be connected to unique element, should be connected to unique element of set B. Underline the two words each and every and unique. इसको अंडरलाइन कर दें, each and every और unique. अब समझिए, इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग डायग्राम, मैपिंग या फिर एरो. मैपिंग डायग्राम देखिए इस तरह से बनाइए, ये दो ऐसे लंबे लंबे बना दीजिए है ना, ओवल शेप में. ये A to B, यहां देखिए समझिए, ये फंक्शन डिफाइंड है A से लेकर B के बीच में. जितने भी डोमेन का पार्ट होगा वो कहां पे लोकेट किया जाएगा, इस वाले पार्ट में. और जितना भी रेंज की पॉसिबिलिटीज होंगी उसको आप कहां पे डालेंगे, इस B में. अब यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट ले लिया मैंने अल्फा, बीटा और यहां ले लिया मैंने गामा. A B C D E, जो कोई भी चीज अगर आप डायग्राम से समझते हैं तो आपको ज्यादा टाइम तक अच्छे से समझ में आता है. मैंने कहा कि इसका हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं. ऐसे नहीं कि आपने अल्फा बीटा ले लिया, गामा को उड़ा दिया, या आपने बीटा को मिस कर दिया, बीटा के लिए कोई कनेक्ट ही नहीं किया आपने. इसका पहली बात देखो, इसमें दो चीजें है ना, एक तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम ए, यानी नॉन एम्प्टी सेट ए टू द नॉन एम्प्टी सेट बी. क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई. फिर मैंने कहा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका हर एलिमेंट इससे कनेक्ट होना चाहिए. और कैसे कनेक्ट होना चाहिए, यूनिक मतलब एक के साथ ही, यानी यहां पे लाई करने वाले हर एक इनपुट का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए. जैसे अगर आपका बीटा अगर ए पे कनेक्ट हो गया तो ये बीटा अब किसी और पे कनेक्ट नहीं होगा. ये बीटा आपका ए पे कनेक्ट हो गया. आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू कौन है, बीटा. तो यहाँ पे और आउटपुट कौन आ रहा है, ए. तो a इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा. ठीक है. अब सुनो, इस अल्फा की बारी ले लेते हैं हम. अब अल्फा को कनेक्ट करना है. अल्फा को कहां कहां कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई, इसमें से किस में से कनेक्ट कर सकते हैं, बोलिए. किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बी पे कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा ए पे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना. इसको अल्फा को मैं बी पे कनेक्ट कर देती हूँ. अब बचा कौन, गामा. इसको छोड़ना नहीं है. तो यहाँ पे कितना आया, b इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा. और ये गामा, हाँ ये b पे कनेक्ट हो सकता है, ये गामा आपका a पे भी कनेक्ट हो सकता है. अब आप दो चीज को ध्यान से समझिए. पहला तो इधर का कोई छूटना नहीं चाहिए, हमने नहीं छोड़ा. ईच एंड एवरी ऑल एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, यानी हर एक इनपुट के लिए यहाँ आउटपुट होना चाहिए. मोबाइल से आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहते हो ना, सारे टाइम उससे चिपके रहते हो. मोबाइल पे ना कुछ स्विचेस होते हैं, आजकल तो टच स्क्रीन हो गया, लेकिन कुछ पहले जो है ना क्वार्टी वाला ले लेते हैं जिसमें स्विचेस बने रहते हैं ना, 1 2 3 4 बटन होते हैं. तो अब ऐसे मान लो ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये इसका स्क्रीन हो गया और यहाँ पे ऐसे स्विचेस बने हुए हैं. ये सब इनपुट का काम कर रहे हैं ये स्विचेस. ये वाला स्विच ले लेते हैं, ऐसे बना रखा है, कोई फंक्शन नहीं है इसका, एम ही बना रखा है. ये वाला लिया, पता चला इसका भी कोई फंक्शन नहीं.
2-4 और ले लो, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, क्या मोबाइल है ना, इतना बड़ा बना रखा है, फंक्शन वंक्शन कुछ है ही नहीं। तो ये सारा जो है ना, ये डब्बे मैंने ये खिड़कियां बनाई, ये कौन काम कर रहा है, अल्फा बीटा गामा, इस ए के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे बनाए हुए हर एक स्विच का फंक्शन होना चाहिए। फालतू में आपने एलिमेंट घुसाने से उसका क्या होगा, ये इतना साइज बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप क्या सोचेंगे, ऐसे ही बना रखा है, कोई रोल ही नहीं, ना तो देखने में सुंदर लग रहे हैं। अब सुनो, ये वाला स्विच ले लिया मैंने, अब इस वाला स्विच है ना, इस वाले इसको जब मैंने दबाया तो कभी कभार तो क्या है, वन टाइप हो जाता है, कभी कभार कॉल चला जाता है, कभी कभार मैसेज चला जाता है, और कभी कभार इससे फोटो भी लीक हो जाती है। तो आप क्या बोलोगे, मोबाइल ही खराब है। अब मान लो आपने क्या है, किसी को कॉल करना है और आपका कोई पर्सनल मैसेज इनबॉक्स से लीक हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ एलिमेंट तो एक है लेकिन इसके आउटपुट बहुत सारे दे दिए। कैसे, इस तरह से, ये अल्फा बीटा और गामा, ये आपने ए बी सी डी ले लिया है ना, तो ये अल्फा, ये इस पे भी चला गया, ये इस पे भी चला गया, ये इस पे भी चला गया, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर चाहे से आप इसको इस पे कनेक्ट कर दो, इस पे कनेक्ट कर दो, तो देखो इसके तो सारे, इसमें 2 डेफिनेशन है वो समझिए, इसके सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गई इसकी डेफिनेशन। लेकिन ये जो एलिमेंट है वो सिर्फ यूनिक से ही कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन आपने क्या है, ए पे भी, यानी एक बटन से कॉल भी जा रहा है, इनबॉक्स से मैसेज भी जा रहे हैं, फेसबुक का भी काम हो रहा है, व्हाट्सएप का भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है। तो एक ही बटन से फिर आप तो कंफ्यूज हो गए ना, हो क्या रहा है यहाँ पे। अब ये क्या होता है, ये फंक्शन है या नहीं, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब आप मुझे बताना ये फंक्शन है क्या, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा और यहाँ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसको इस पे कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे। क्यों, पहले तो डेल्टा छोड़ दिया आपने, दूसरा यहां से, यानी कुल मिलाकर के अगर आप लेफ्ट साइड में खड़े हैं तो यहां से ये वी नहीं बनेगा, इस तरह से ये डाइवर्जिंग शेप नहीं बनेगी, इस तरह से वहां पे बन सकती है, वहां पे तो ये आ सकता है। देखो यहां से तो वी बनेगा राइट से, लेकिन लेफ्ट से वी नहीं बनेगा। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। अब जब आप y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं ना, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग इमेज, यानी जो भी आउटपुट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये a जो है ना, ये इमेज है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपने यहाँ ले लिया a इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा, तो जब आपका x बीटा है तो आउटपुट कितना आ रहा है a, तो इसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ बीटा, एंड बीटा इज प्री इमेज ऑफ ए एलिमेंट। ये जो आउटपुट होता है ना, इसको बोलते हैं इमेज, और यहां जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो यहां पे लाई करने वाले हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए कोडोमेन के अंदर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब सुनिए, यहां पे आपने गामा को किस पे कनेक्ट कर दिया, बी पे, तो बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ गामा। इस मैपिंग डायग्राम का डोमेन कौन है, बोलो, इस मैपिंग, इस फंक्शन का डोमेन कौन है, अल्फा बीटा एंड गामा। कोडोमेन कौन है, हाँ, बिलोंग्स टू ए बी सी डी ई। ये कौन है, एलिमेंट्स हैं, विच आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। और इसको इस तरह से कोमा करके लिखना क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट्स में पढ़ते हैं हम लोग। और ये जो है यहाँ पे सी डी ई, इन इमेजेस का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो यहाँ पे रेंज कौन है, रेंज कौन है, ओनली ए और बी। यहाँ पे जो सारे के सारे वो तो कनेक्ट हो गई, तो ये तो डोमेन है, जहां से कनेक्ट हुए वो रेंज बनता है, और बाकी का ये टोटल क्या कहलाता है, कोडोमेन। सो बेसिकली रेंज क्या होता है, इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, एंड द कोडोमेन इज द सुपरसेट ऑफ द रेंज। उल्टा बोल दो आप। ये मैपिंग डायग्राम है, समझ में आया फंक्शन का डेफिनेशन। यानी यहाँ पे लाई करने वाला हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए और यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यहां से एक भी छोड़ा आपने, कम से कम एक भी एलिमेंट अगर आपने क्या है कनेक्ट नहीं किया तो भी फंक्शन नहीं है, और अगर किसी एक को ज्यादा इमेजेस दे दी तो भी वो फंक्शन नहीं है। तो 2 चीजें याद रखनी है, वन इज द ईच एंड एवरी, एंड सेकंड वन इज द यूनिक, और ये मैपिंग डायग्राम। क्लियर है। अब आप बताना ये फंक्शन है क्या, ये रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है मैंने, 1 3, ठीक है, यहाँ लिखा 2 7 -2 3 -4 3, ठीक है, और फिर लिखा मैंने 0 3, फिर लिखा मैंने 1 4, और फिर लिखा मैंने 5 6,
आपसे पूछ रही हूँ मैं ये फंक्शन है क्या, तो सुनो इसको ऐसे बनाएंगे। किसी को डायरेक्टली समझ में आ गया तो बात खत्म, और नहीं समझ में आ गया तो मैपिंग डायग्राम का हेल्प लें। द फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट द डोमेन एंड द सेकंड वन इज द रेंज। डोमेन में कौन है 1, फिर कौन है 2, देन -2, -4, 0, 1 ले चुकी मैं, और फिर 5, यहां ले लिया मैंने 3, 7, ठीक है, फिर कितना आ गया 4 एंड 6। 1 किस पे कनेक्ट है 3 पे, लेकिन मैंने क्या देखा कि 1 और किस पे कनेक्ट हो गया 4 पे। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना कि ये फंक्शन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द एरो डायग्राम ऑफ द मैपिंग डायग्राम, ठीक है। तो फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट ए का बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये कहलाता है इमेजेस, और ये क्या कहलाता है प्री इमेजेस, है ना। जैसे ऐसे समझिए, आपको कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर उसका डोमेन है और ये क्या है उसका कोडोमेन। और दिस एफ एक्स भी लिख दो या फिर वाई भी लिख दो, भाई एक ही बात है। यहाँ पे मैंने लिखा 2x + 3। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फाइंड इमेज ऑफ 2, तो ये 2 किसका वैल्यू है, x का या y का, x का। इमेज किसका वैल्यू होता है y का। अरे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, है ना, ये लिख रखा है मैंने। ये a क्या है यहाँ पे आउटपुट है। इमेज किसकी वैल्यू होती है आउटपुट की, और प्री इमेज किसकी वैल्यू होती है इनपुट की। तो ये कह रहा है आपको फाइंड द इमेज ऑफ 2, इसका मतलब x आपको 2 गिवन है, तो y कितना आता है 7, तो 2 का इमेज कौन आया ये। अब मैं आपको पूछूं कि फाइंड प्री इमेज ऑफ 3, तो सर ठीक है। अब प्री इमेज ऑफ 3 मतलब 3 किसका वैल्यू है, एंड y नेचुरल नंबर में आता है, ये 3 आता है ना नेचुरल नंबर पे, तो y का वैल्यू है तो 3 = 2x + 3, तो x कितना आ गया 0, तो इसका कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है ना, आप ये भी तो देखेंगे, तो नहीं है, तो 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, और 2 का इमेज कितना आता है 7, जो नहीं आता है वो 5 डाल दो आप कि नो प्री इमेजेस। सपोज -½ आता है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और x कितना हो गया 1/2, तो 1/2 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स द नेचुरल नंबर। ये भी तो देखेंगे आपकी वो उसका पार्ट बनता भी है नहीं बनता। क्लियर है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई आपकी फंक्शन की, ये मैपिंग डायग्राम समझ में आ गया, नोट कर लो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब लिखिए आप ग्राफिकल डेफिनेशन। देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to y-axis, if a line is drawn, एक ही लाइन खींचनी है भाई, बहुत सारी नहीं। if a line is drawn parallel to y-axis cuts the graph at most once, ज्यादा से ज्यादा एक बार, then it will be function, otherwise not। If a line is drawn parallel to y-axis, underline, किसके पैरेलल ड्रॉ करना है आपको, y-axis के, x-axis के पैरेलल नहीं, और वो ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटे, एक बार, तो वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं, है ना। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल देखते जाइए, y = x², ओपनिंग अवर्ड पैराबोला। देखिए अब मे भी इसमें कुछ ग्राफ ऐसे आए जो कई बच्चों को नहीं पता, मैं तो बहुत बेसिक ग्राफ ड्रॉ करूंगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज ड्रॉ करने के बाद पता होने चाहिए। कौन है ये, y = x², है ना। इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, और इसकी रेंज कितनी होती है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y-axis, ये रहा y-axis, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, कितनी बार काटता है ये, सिर्फ एक बार, तो ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है।
डोमेन कहाँ देखते हैं? ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि ये पूरा एक्स कवर करता है, पूरी नंबर लाइन अगर अटेंड कर रहा है तो इसका डोमेन पूरा आर है, और एक्स स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की हर रियल वैल्यूज के लिए द परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव नंबर है, 0 के नीचे यानी एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है, इसलिए रेंज कहां से लेगा? रेंज कहां देखेंगे आप? ऑन दिस वर्टिकल लाइन। ये जो लंबी सी खड़ी हुई है ना, इस लाइन पे देखें आप, 0 से स्टार्ट होता है और ये अपवर्ड पैराबोला इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये ग्राफ है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ग्राफ लिया, देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4 पैराबोला पढ़ते हैं, 2 अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट ओपन। अपवर्ड डाउनवर्ड जो होता है ना, वो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, और बाकी के जो 2 होते हैं इंक्लूडिंग दीज 2 ऑल्सो, ये हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है ना। अब सुनो, इसको तो हम लोग क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये क्या है? ax स्क्वायर a नॉट एक्स की पावर, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं ना, a नॉट एक्स की पावर n, और ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन कॉनिक सेक्शन में जब हम पैराबोला पढ़ते हैं ना, तो उनके ऐसे नाम नहीं आते, पैराबोला फंक्शन है ना, या सर्कल फंक्शन। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन है ये? सर्कल का। कैसे बनेगा? सेंटर्ड एट 0,0। रेडियस कितना है इसका? a यूनिट। इसके आगे कभी बोला जाता है क्या सर्कल फंक्शन? नहीं ना। तो देखो, अगर आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, कितनी बार काटता है? 2 बार, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आप यहाँ पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, 2 बार इंटरसेक्ट करेगा ये, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। अब सपोज कर मैं यहाँ का a का वैल्यू 1 ले लूं और पर्टिकुलर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो जरा जाने कि ये क्यों फंक्शन नहीं दे रहा है और वो क्यों फंक्शन बन रहा है। तो सुनो, यदि मैंने x का वैल्यू 1 लिया, सपोज दिस पॉइंट इज 1,0, तो जब आप x को 1 डालेंगे तो वाई स्क्वायर कितना हो गया? 4, एंड y कितना आएगा? प्लस माइनस 2। ये रहा y2 एंड दिस इज y इक्वल्स टू -2। इस तरह से ड्रॉ करिए आप। x का वैल्यू आएगा यहाँ पे, और +2 एंड -2 आर द वैल्यूज ऑफ द y, तो यहाँ पे डाला जाएगा दिस इज a, और ये कौन है? b, और यहाँ से ऐसे लिखा जाता है। तो जब आपका x 1 है तो भी आपका y कितना आ रहा है? 2, और जब आपका x 1 है तो भी आपका y कितना आ रहा है? -2। ये v बन गया। यानी एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस आ गई, जबकि हम कहते हैं कि यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए नहीं है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालोगे तो भी y का वैल्यू 1 ही आएगा। x को 1 डालोगे तो y कितना आएगा? 2-4 वैल्यू दे रहा है क्या? 1 का स्क्वायर कितना बनता है? 1 ही बनता है। अगर आपने x चेंज किया -1, सुनो, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए देखते हैं हम, तो यहां देखें आप, यहां डाला आपने 1, -1, 2, -2, यहां आपने डाला 1, 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, यहां से 2 जा सकते हैं ना, इस तरह से आ सकते हैं ना। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 का 4, ये फंक्शन है। इस 4 पे तो जितने भी कनेक्ट हो सकते हैं, देखिए ये समझिए आप। यदि आपने एक फंक्शन लिया, यहाँ पे फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, n कौन है? नेचुरल नंबर, है ना, यानी इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है और इसका को डोमेन भी किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। यानी इस तरह से लिखेंगे, n टू n आपने फंक्शन डिफाइन किया, 1, 2, 3, 4 अप टू n। यहां पे भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4 अप टू n। अब आप मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम n टू n। ये 1 को कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? कितनी जगह ये 1 कनेक्ट हो सकता है? n तरीके से। इस n में से कितना ही ले लो आप। इस 2 को कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? n, और ये 3 को कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनते हैं n रेज टू n, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है ना, उस पे कितने ही आकर के कनेक्ट हो सकते हैं, उधर वाले के लिए यूनिक होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ होता है ऐसे, ये बनता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब 0, 0, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, और इसकी रेंज भी कितनी होती है? r। कैसा फंक्शन है ये? अरे ये फंक्शन है या नहीं है? हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, जो a नॉट एक्स की पावर n के फॉर्म में लिखा जाता है ना, वो सब x पे पावर बढ़ती जाती है, वो सब है, अभी आपको धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। तो ये फंक्शन है, क्लियर है? आप ऐसे लिखते हो, देखें y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स,
देखो ये डिफाइन तभी होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x नेगेटिव अंडर रूट के अंदर गिव्स यू आयोटा इमेजनरी एंड रिसेंटली वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स ओनली. ये आयोटा फायोटा के साथ मैं कोई भी डीलिंग नहीं कर रही. ये आयोटा वायोटा नंबर लाइंस पे प्लॉट ही नहीं होते. कभी आपने देखा है कि आयोटा एक्स एक्सिस पे डले पड़े हैं, वाई एक्सिस पे ना, होते ही नहीं. कहां से देखोगे आप? तो इसको डिफाइन करने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो x लेते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं? डोमेन. और सुनो, एक पॉजिटिव नंबर की खोपड़ी पे 1/2 बैठा है, यानी बेस भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहां से आएगा? तो y भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0 0, दिस इज पॉजिटिव x, ये कौन हो गया? पॉजिटिव y. अब ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है? ऐसे ही क्यों जा रहा है? यूं क्यों नहीं जा रहा है? वो हम बाद में सीखेंगे. अभी देखो, हर केस में मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन सिखा रही हूँ ग्राफिकली फंक्शन की, लेकिन साथ के साथ मैं आपको 3 इंफॉर्मेशन भी दे रही हूँ ना. क्या? डोमेन, रेंज और ग्राफ. यही सीखना है आपको. इसमें मैंने आपको बताया क्या, 2 चीजों पे काम करना है. एक तो जो इनइक्वालिटीज हैं उनकी कैलकुलेशन पे, इनइक्वालिटीज पे कमांड करना है, और सेकंड डोमेन, रेंज और वो ग्राफ. अब अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. और एक्स और वाई दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है. जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उन सबका डोमेन कितना होता है? आर. अच्छा, फिर एक, हम तो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये कितनी बार काटेगा? एक ही बार. तो क्या है? ये फंक्शन है. अब इसका ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू साइन एक्स. सबको पता होना चाहिए इसका ग्राफ. -1, 0 एंड 1 ऐसा बनता है. दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ये 0 बनता है. ये डोमेन कितना होता है इसका? r. और रेंज कितना लेते हैं हम लोग? -1 से 1. अच्छा, अगर आपने लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी तो फिर ये फंक्शन नहीं है. कुछ तो कॉमन सेंस लगाए, उसके नाम में ही जुड़ा रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपकी शीट के आगे लिखा रहता है ना, थोड़ा तो कॉमन सेंस भी लगाएं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है? वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के नहीं. और कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? सिर्फ एक. यूनिक है ना, 10-12 ड्रॉ कर करके कटवा दिया उसको और कह रहे हैं कि नहीं है. ठीक है, ये मॉड वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसे. ये नहीं है, नॉट फंक्शन. y इक्वल्स टू ln x टू द बेस e. लॉगरिथमिक फंक्शन, नाम में ही छिपा हुआ है, फंक्शन है ये, है ना. इसका डोमेन होता है x ग्रेटर देन 0 और रेंज होता है -∞ से +∞, यानी r. रेंज पढ़ना आना चाहिए बच्चे को, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए. ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे? ये ग्राफ जो है ना, इस 0 के लेफ्ट में जा ही नहीं ना. ये जो ग्राफ है ना, ये देखो, जब आपको डोमेन की बात करनी है तो यहाँ देखो, ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस 0 के इस तरफ कोई ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि नहीं? कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ. और 0 पे भी कितना दे रहा है ये? -∞. इसलिए 0 कैसे आएगा? ओपन में. फिर ग्राफ को देखो, द लोअर मिनिमम पॉइंट -∞, और जाएगा कहां तक? ये +∞. जब आपको रेंज देखना है तो आप वाई एक्सिस को देखिए, ये नीचे से स्टार्ट होकर के पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो -∞ से +∞. ये और आगे बन सकता है कि ये साइन एक्स बन सकता है. उधर कहां तक? और उधर. तो जब डोमेन की बात करते हैं तो -∞ से +∞. अब रेंज तो -1 से स्टार्ट होकर के भैया 1 पे खत्म हो जाता है. तो आपको सिर्फ ग्राफ रटना नहीं है, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ को इंटरप्रेट पढ़ना आना चाहिए. चलिए ये नोट कर लें आप.